एक बार फिर से सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है आपके ही अपने निशुल्क YouTube प्लेटफॉर्म के ऊपर। जैसा कि अपना पिछला जो आपका लेक्चर हुआ था, डिफिकल्टीज इन लर्निंग इंग्लिश के बारे में हुआ, पार्ट 1 हुआ। आज अपन इसका पार्ट 2 लेने जा रहे हैं और उसमें पिछली वाली क्लास में 10 क्वेश्चन अपन ने कर लिए थे। अब नेक्स्ट क्लास में अपना क्वेश्चन नंबर आपका 11वां, मतलब आज का पहला, और उस सीक्वेंस में क्वेश्चन नंबर 11। पहले आप अपना आंसर लगाइएगा, फिर मैं आपको यहां पर टीच करता हूं। ए स्टूडेंट लर्निंग इंग्लिश, एक विद्यार्थी है, एक अधिगम करता है। वो क्या करता है? इंग्लिश या अंग्रेजी का अधिगम करता पढ़ता है। किस रूप में? सेकंड लैंग्वेज में, मतलब दूसरी भाषा के रूप में। ऑफन प्राय कर या अक्सर क्या करता है? ट्रांसलेट्स। ट्रांसलेट्स का मतलब अनुवाद करता है डायरेक्टली या डायरेक्टली, प्रत्यक्ष तौर पर, सीधे सीधे, फ्रॉम देयर मदर टंग, अपनी मातृभाषा से, लीडिंग टू एरर्स, और ये उसकी त्रुटियों का कारण बनता है, उसे त्रुटियों की तरफ अग्रसर कर देता है। तो व्हाट इज लाइकली कॉज ऑफ दिस, संभवतया इसका कारण क्या हो सकता है? कौन सी ऐसी चीजें हैं जो उसकी गलती का, उसकी त्रुटि का, उसके वहां पर कमजोरी का कारण वहां पर बन सकता है? इन चीजों को आपको वहां पता करना है। तो जब एक बच्चा है, वो वहां पर क्या करता है? सीधा सीधा मातृभाषा से सेकंड लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेगा, तो वो क्या करेगा? उस पर पूरा प्रभाव रहेगा। किसका? मातृभाषा का, मदर टंग का, नेटिव लैंग्वेज का। और उसकी जो निर्भरता है, वो परस्पर जो निर्भरता है अपनी मातृभाषा पर, वो कम नहीं, उसकी अतिशयता हो जाएगी। अपन संस्कृत भाषा में पढ़ते हैं ना, अति सर्वत्र वर्जयते, उसी रूप में वहां पर उसकी अति यहां पर देखने को मिल जाती है। तो अपन देखते हैं कि कौन कौन सा कारण हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता है। लेक अ वोकैबुलरी इन इंग्लिश, अंग्रेजी में शब्द भंडार की कमी होना। तो इसका तो इससे रिलेशन बेटा कैसे होगा? वो जो एरर कर रहा है तो ट्रांसलेट कर रहा है, अनुवाद तो कर ही रहा है ना, तो अनुवाद करने का मतलब उसे वो शब्द तो आ रहे हैं। फिर ओवर डिपेंडेंस, उसकी हद से ज्यादा निर्भरता हो जाती है किस पर? आपका नेटिव लैंग्वेज स्ट्रक्चर पे। मातृभाषा है, उसकी संरचना के आधार पर वो दूसरी भाषा को सीखना चाहता है। यही इसका आंसर होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर उसकी एरर किस लिए आएंगी? क्योंकि वो स्ट्रक्चर किसकी जानता है? मातृभाषा की जानता है, और उन्हें लेकर किस में आना चाहता है? आपका सेकंड लैंग्वेज में लेकर आना चाहता है। फिर अगला पार्ट, पुअर मेमोरी रिटेंशन। मैं पहले क्यों काट रहा हूं? ये जो पार्ट है, कमजोर याददाश्त का उसे शिकार या ठहराव रखना है। ये जो रिटेंशन है ना, जैसे मैं बोलता हूं आपका LTM, लॉन्ग टर्म मेमोरी, या LTR, लॉन्ग टर्म रिटेंशन, परमानेंटली, स्थायी तौर पर चीजों का ठहराव होता है। फिर यहां पर STM, STM का मतलब शॉर्ट टर्म मेमोरी, या फिर STR, शॉर्ट टर्म रिटेंशन, यही कहलाता है आपका वहां पर PTR। मतलब कौन सा आपका? कि पुअर मेमोरी रिटेंशन वाला या पुअर टर्म रिटेंशन वाला, तो PMR कह दो, या PTR कह दो, या PMTR कह दो, जो आपको अच्छा लगे, किसी भी नाम से बुलाया जा सकता है। तो यहां पर बच्चे की मेमोरी अच्छी नहीं है, तो नहीं, यहां जब आप ट्रांसलेट कर रहे हैं तो मेमोरी से मतलब नहीं है, वहां तो आपने ट्रांसलेट स्ट्रक्चर पर किया है ना, उस स्ट्रक्चर के बेस पर बच्चा जो गलती कर रहा है तो उसमें मेमोरी का कोई हवाला नहीं है। लिमिटेड एक्सपोजर टू स्पोकन इंग्लिश, आपकी जो स्पोकन इंग्लिश है उसके अंदर आपका एक्सपोजर या खुलासा काफी ज्यादा सीमित है, काफी ज्यादा कम है आपका। तो ये भी एरर का हिस्सा नहीं बनेगा। कब कब? जब वो आपका क्या कर रहा है? ट्रांसलेट कर रहा है। तो ट्रांसलेशन के अंदर एक्सपोजर का मतलब तो जब आप उसके नजदीक जा रहे हो, जब चीजों को गूढ़ता से आप सीख रहे हो, जब चीजों को आप गहनता या गहराई के साथ में सीख कर विश्लेषण करके संश्लेषण की तरफ बढ़ रहे हो, तो ये तो बाद का नेक्स्ट स्टेप हो गया ना। जब आप डीपर नॉलेज लेते हो, या तो सर्फिशियल क्या चल रहा है? ट्रांसलेशन चल रहा है। तो ये मेन बात किस पर टिकेगी? केवल लैंग्वेज के स्ट्रक्चर पर वहां पर टिकने वाली रहेगी। अगले सवाल पे आ जाएं। ए टीचर नोटिसेज, एक अध्यापक इस बात को ध्यान देता है, किस बात को? वहां पर कि दैट स्टूडेंट्स स्ट्रगल, कि जो विद्यार्थी हैं वो आपका संघर्ष करते हैं टू रिटेन न्यू इंग्लिश वोकैबुलरी, जो नए अंग्रेजी भाषा के शब्द उन्होंने सीखे हैं उनको अपने दिमाग में बरकरार रखने में उन्हें क्या होती है? तकलीफ होती है, परेशानी होती है। तो विच स्ट्रेटजी, कौन सी व्यू रचना या रणनीति है, वुड बी मोस्ट इफेक्टिव, ज्यादा प्रभावशाली होगी, टू इनहांस, जिसे आप वृद्धि में ले सकें? किसकी वृद्धि करें? किसकी अभिवृद्धि करें? आपका वोकैबुलरी लर्निंग की करें, या शब्द भंडार के अधिगम की आप वहां पर बात करें? तो इनमें कौन सा पैटर्न आपको देखने को मिलेगा? मैं फिर कह रहा हूं कि एक अध्यापक यह देखता है कि नए अंग्रेजी के शब्द बच्चा सीख लेता है लेकिन उन्हें याद नहीं रख पाता है,
है, तो कौन सी व्यू रचना, कौन सी रणनीति उन बच्चों पर आजमाई जानी चाहिए ताकि वो शब्द भंडार के अधिगम में अभिवृद्धि कर सकें, उन्हें आपका वहां पर बढ़ा सकें। तो यहां गौर करना, रॉट मेमोराइजेशन ऑफ वर्ड लिस्ट, शब्द सूची है या सूचियां हैं, उनका रट्टा मारना कतई नहीं, रट्टा मारने की बात तो नहीं होगी। इनकरेजिंग स्टूडेंट्स, विद्यार्थी हैं उनको वहां पर क्या करना, उत्साहित करना ताकि वो क्या कर सकें, पुस्तकों को पढ़ सकें। एंड इंगेज, सम्मिलित रख सकें किसमें, इन कन्वर्सेशंस, बातचीत में। बिल्कुल बहुत अच्छा यहां पर तर्क है कि बच्चों को उत्साहित करिए, पहले इंटरनल से पहले एक्सटर्नल मोटिवेशन, बाह्य अभिप्रेरणा दीजिए, फिर उनमें आंतरिक अभिप्रेरणा जगाइए इंटरेस्ट या रुचि के माध्यम से, फिर उनका एक पैशन बाहर आएगा जब वो ढेर सारी किताबें पढ़ते हैं और उनमें क्या करते हैं, अपने आप को सम्मिलित करते हैं, आपका एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उन्हीं से परस्पर बातचीत करना, संप्रेषण करना, कम्युनिकेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। गिविंग स्टूडेंट्स लेंथी ग्रामर एक्सरसाइजेस, बच्चों को आप देते हैं क्या, लंबे स्तर पर या बड़े स्तर पर, वृहद या व्यापक स्तर पर व्याकरण के अभ्यास कार्य। व्याकरण की अतिशयता नहीं होनी चाहिए। कई बार आपने देखा कि आप एक चीज का पोस्टमार्टम करने बैठ गए, आपने वहां पर बेसिक सेंटेंस पैटर्न लिया, आप जहां जा रहे हैं बेसिक सेंटेंस पैटर्न ढूंढ रहे हैं। भाई तरीका होना चाहिए, लाजमी है कि आपको बेसिक सेंटेंस पैटर्न आ जाएं, लेकिन इसके कतई मायने ये नहीं है कि हर सेंटेंस में ढूंढने चले जाओ। तो और टॉपिक्स भी तो है, उनका प्रोपोर्शन भी तो है, उनका अनुपात भी तो है, उनको छांटने की कोशिश करो ना, उनको उतना ही वेटेज दो। प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश में है ना, प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शन, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर चीजों को पढ़ा जाना चाहिए। तो ये जो चीजें आ रही हैं कि बच्चों को ग्रामर एक्सरसाइजेस लेंथ में दे दो, आपका 50-60 सवाल हो गए, ठीक है। अब आप उसके 1500-2000 सवाल करवा रहे हैं, उस टॉपिक पे रिसर्च थोड़ी ना करना उस वक्त आपको, वहां पर पहले उसका सरफिशियल लेना है और जब फ्री टाइम होता है आप डेफिनेटली उसकी बात कर ले वहां पर आपका। अगली बात, आस्किंग स्टूडेंट्स, बच्चों से ये कहें कि वो ट्रांसलेट करें ईच वर्ड, प्रत्येक शब्द को इनटू देयर नेटिव लैंग्वेज, अपनी मातृभाषा में। अगर वो ऐसा करेंगे तो वहां पर उनका जो वोकैबुलरी रिटेंशन है वो तो हट जाएगा आपका, ठीक है। ट्रांसलेशन पे ध्यान रहेगा, बच्चे का वोकैबुलरी पे ध्यान नहीं रहेगा। तो ये जो एक टेक्निक आई है ना, बोर्ड पे क्या करना आपका, वहां पर वर्ड्स को लिख देना, उसका उच्चारण लिख के उसका हिंदी अर्थ लिख देना, ये बच्चे का बिगाड़ है, बच्चे का सुधार नहीं है। बच्चा प्रॉपर वे में अपने दिमाग पर जोर ही नहीं डालता इन चीजों पे, खाली वर्ड मीनिंग 100 200 300 याद कर लेगा, उन्हें यूटिलाइज नहीं कर पाएगा, उनका यूज नहीं कर पाएगा, तो वो ऐसी मेमोरी किस काम की। एक्चुअल में बच्चों को उत्साहित किया जाना चाहिए ताकि वो पुस्तकों को पढ़ें और साथ में कॉन्वर्सेशन में अपने आप को इंगेज रखें। अगले सवाल पे, ए स्टूडेंट फ्रॉम ए रूरल एरिया, एक विद्यार्थी जो कि क्या है वहां पर आपका ग्रामीण क्षेत्र से क्या करता है, संबंध रखता है, फाइंड्स इट डिफिकल्ट, और वह इसे मुश्किल पाता है, उसे वहां पर कठिनाई होती है। गौर करना, एक ऐसा विद्यार्थी जो कि ग्रामीण क्षेत्र से है, देहाती इलाके से वहां पर आता है और वह इस चीज को काफी मुश्किल पाता है पार्टिसिपेट करने में, मतलब हिस्सेदारी जताने में या फिर भागीदारी करने में, इंग्लिश स्पीकिंग एक्टिविटी, जहां पर अंग्रेजी भाषा बोलने की जो गतिविधियां की जाती हैं, कहां पर, इन क्लास। तो व्हाट कुड बी द रीजन, इसका कारण वहां पर आपका क्या हो सकता है, ठीक है। तो गौर करो, वहां पर बच्चा जो बाहर से रूरल से आ रहा है, ठीक, तो आप इसमें जो कमियां नहीं है ना उनको पहले हटा दीजिए। पुअर मेमोरी रिटेंशन, ये किसने कहा कि जो बच्चा ग्रामीण या देहाती इलाके से आएगा उसकी याददाश्त कमजोर होती है? बिल्कुल नहीं होती बेटा, ठीक है। ऐसे रिटेंशन का कोई प्रभाव वहां नहीं होता है, बच्चा वहां पर भी अच्छा टैलेंटेड आपको देखने को मिल सकता है। डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग ग्रामेटिकल रूल्स, वहां पर बच्चे को व्याकरणीय नियम हैं उनको समझने में तकलीफ होती नहीं, बच्चे का लर्निंग लेवल अच्छा हो सकता है, ग्रामीण हो चाहे शहरी हो, बच्चे का लेवल अच्छा हो सकता है। डिसइंटरेस्ट इन लर्निंग लैंग्वेजेस, भाषाओं के सीखने के अधिगम में उसकी रुचि नहीं होती। नहीं, रुचि है तभी तो वो क्लास में बैठा है, नहीं तो क्यों बैठेगा आपका वहां पर। तो मेन बात क्या है, ऐसा बच्चा जो बाहर से आ रहा होता है उसकी समस्या है कि कॉन्फिडेंस में क्या होती है, कमी होती है, ड्यू टू किसके कारण से, लिमिटेड एक्सपोजर टू इंग्लिश, अंग्रेजी भाषा है उसके सीमित प्रदर्शन का, या अंग्रेजी भाषा है उसके वहां पर आपका फेस टू फेस या नजदीक जाकर, मतलब जो नेटिव स्पीकर है उसका या जो शहरी अर्बन स्पीकर्स होते हैं, अर्बन स्कॉलर्स होते हैं, उनके साथ उसका एक्सपोजर इंग्लिश का कम रहता है, क्योंकि जिस सिनारियो से, जिस परिदृश्य से, जिस आवरण से वो आया है ना,
ठीक है, वहां वाले पार्ट में आपको इतना देखना है कि उन चीजों से वो हमेशा क्या करेगा, वहां पर बचता रहेगा, उसे डर लगेगा कि कहीं मैं गलत ना कर दूं। इस वजह से कॉन्फिडेंस की कमी सबसे बड़ी कमी, और साथ में उसका लिमिटेड एक्सपोजर, क्योंकि आज से पहले क्लासरूम में बैठने से पहले उस बच्चे का पीछे का बैकग्राउंड ऐसा नहीं है। सुबह आता है स्कूल में तो भी वो वहां पर किससे, देहाती इलाके से जुड़कर आता है, शाम को जाकर जब नाइट स्टे करता तो उसी इलाके में स्टे करता है जहां पर उसे इंग्लिश का एक्सपोजर लिमिटेड मिलता है, इंग्लिश बोलने सुनने वाले लोग मिलते ही नहीं है, इसलिए ये कमी उसमें परमानेंट हो जाती है। अगले सवाल पे आए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर बैरियर, निम्नांकित में से कौन सी बाधा ऐसी है जो सबसे बड़ी बाधा कही जा सकती है इन लर्निंग इंग्लिश फॉर स्टूडेंट्स, जहां पर विद्यार्थियों के लिए आपके सीखने की बात कही जाती है, किसको, इंग्लिश को, कहां से, फ्रॉम नॉन इंग्लिश स्पीकिंग बैकग्राउंड्स, जिन बच्चों की पृष्ठभूमि ऐसी रही है जहां पर इंग्लिश बोलने वाला कोई है ही नहीं, गैर आंग्ल भाषाई जो आपका बैकग्राउंड या पृष्ठभूमि है हमें वहां पर देखने को मिलती है। तो चेक करना, पहला लिमिटेड लर्निंग रिसोर्सेज, बच्चे के पास में सीखने के जो संसाधन होते हैं, जो स्रोत होते हैं, वो काफी स्तर पर लिमिटेड या सीमित होते हैं, बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात, कल्चरल डिफरेंसेस, सांस्कृतिक जो भिन्नताएं, बिल्कुल ये भी उसके लिए एक बाधा का कारण बन सकता है। मदर टंग इंटरफेरेंस, मातृभाषा का हस्तक्षेप, बिल्कुल ये तीनों कारण होते हैं कि नॉन इंग्लिश स्पीकिंग बैकग्राउंड का जो बच्चा होता है उसको ये तीनों कारण मजबूर करते हैं कि वो इंग्लिश को जब लर्न करेगा तो उसके लिए बड़ी बाधा का रूप वहां पर आपका धारण करते हुए मिलेंगे। तो इसमें क्या आएगा, ऑल ऑफ द अबव, इस तरीके से लिया जाएगा। अगले सवाल पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 15, ए स्टूडेंट लर्न्स इंग्लिश थ्रू मोबाइल एप्लीकेशंस, एक बच्चा है वो अंग्रेजी सीखता है, और कैसे सीखता वो सुनना आपका वहां पर, कि अपने पास में मोबाइल एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, जिन्हें आप ऐप बोलते हैं ना बेटा, ऐप, ये ऐप कि फला ऐप है, डिकना ऐप है, यहां गौर करना, आप व्हाट्सअप कहते हैं, व्हाट्सअप नहीं होता ना, गौर करना, आप लगभग लगभग ऐसा बोलते हैं व्हाट्सअप, व्हाट अबाउट यू, ठीक है, ऐसा आप कैसे हैं, आपके बारे में क्या है, ये वाला पार्ट, जबकि यहां पर इसे कहना क्या चाहिए आपका, ये क्या है आपका, व्हाट्सएप है, ऐप का मतलब वहां पर क्या बेटा आपका, वहां पर एप्लीकेशन है, इस तरीके से, तो इनका भी आपको ध्यान रखना है। तो जो बच्चा है मोबाइल एप्लीकेशंस का यूज करता है, उसके अंदर पॉडकास्ट है जो लगभग लगभग इंटरव्यू जैसा होता है वैसा देखता है, या ऑनलाइन कोर्सेज है वो बच्चा पढ़ता है, तो ये जो अप्रोच या उपागम या विधि है उसे सबसे अच्छे तरीके से वर्णित किया जा सकता है, उसको देखा जा सकता है किस रूप में, ट्रेडिशनल लैंग्वेज लर्निंग, परंपरागत भाषा के अधिगम के तौर पर। नहीं बेटा, ये जो टेक्नोलॉजी है ये ट्रेडिशनल नहीं बल्कि कैसा है, मॉडर्न है, ट्रेडिशनल का सेंस तो इसमें आना ही नहीं चाहिए। अब देखो मैं बीच में इसको छोड़ के बताऊंगा, ग्रामर बेस्ड लैंग्वेज लर्निंग, व्याकरण आधारित जो भाषा का अधिगम, ये तो ट्रेडिशनल चल ही रहा था, जीटी मेथड में, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में, या टीसीजी में, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड में। अब दो बचे, टेक्नोलॉजी असिस्टेड लैंग्वेज लर्निंग और लिंग्विस्टिक इमर्शन, जो भाषाई तौर पर चीजों का मिश्रण करना है, समावेशन करना है। तो आप क्या कर रहे हैं, यहां तकनीक को काम में ले रहे हैं, मोबाइल एप्लीकेशन है, पॉडकास्ट है, ऑनलाइन कोर्स है, ये डिजिटल एरा है, आपका प्रौद्योगिकी है, उसका सूचना तकनीकी है, इनका युग है। तो इसके दौरान यहां पर भाषा का मिश्रण करना नहीं है बल्कि टेक्नोलॉजी की सहायता से पढ़ना है। तो टेक्नोलॉजी हमें क्या करती है, भाषा के अधिगम में सहायता, असिस्ट करती है, असिस्टेड का मतलब सहायता प्राप्त, सहायता प्रदत्त, ऐसा काम वहां किया जाता है। अगली चीज पे आ जाएं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स कैन बेस्ट हेल्प स्टूडेंट्स इंप्रूव देयर स्पोकन इंग्लिश। अगले ने क्या कहा बताओ, निम्नांकित के अंदर से वहां पर कौन सी ऐसी पद्धति या विधि है जो सर्वोत्तम तरीके से विद्यार्थियों की मदद करती है इंप्रूव करने में, इंप्रूव का मतलब सुधारने में, किसको, देयर स्पोकन इंग्लिश, उनका जो आपका बोलने वाला अंग्रेजी का हिस्सा है उसको सुधारने में उनकी अच्छे तरीके से क्या की जा सकती है, मदद की जा सकती है। तो इसकी बात यहां पर जरा आप चेक कर लीजिएगा कि अगले ने हमें कहना क्या चाहा है, ठीक है, गौर करो, निम्नांकित में से कौन सी मेथड है जो बच्चे के लिए सबसे अच्छे तरीके से क्या करेगी, इंप्रूवमेंट करेगी स्पोकन इंग्लिश का। तो वन बाय वन पढ़ना, रीडिंग टेक्स्ट बुक्स साइलेंटली, आप शांति प्रिय तरीके से पाठ्य पुस्तकें पढ़ते हैं, उनका वाचन करते हैं, तो यहां स्पोकन कहां सुधरी, यहां तो रीडिंग सुधरा ना आपका। लिसनिंग टू रिकॉर्डेड लेक्चर्स ओनली, जो आपने व्याख्यान पहले रिकॉर्ड कर दिए हैं
उनको आप केवल क्या करो, सुनो। तो यहां तो लिसनिंग कॉम्प्रीहेंशन, ये रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है, ये लिसनिंग कॉम्प्रीहेंशन है, तो बच्चे का स्पोकन कहां सुधरा, स्पोकन कैसे सुधरेगा, वो सुनना। यहां पर पार्टिसिपेटिंग, बच्चा भागीदारी जताता है, हिस्सेदारी करता है, किसमें, डिबेट्स, वाद विवाद के अंदर, डिस्कशंस, विचार विमर्श पर, एंड रोल प्ले, भूमिका का निर्वाह करने की जो गतिविधियां होती हैं उन पर आपका फोकस वहां पर करता है। बिल्कुल यहां बच्चा इंटरैक्टिव हो जाएगा, यहां लिसनिंग भी करेगा तो स्पीकिंग भी करेगा, और ज्यादा अच्छा है डिबेट में स्पीकिंग आएगी, डिस्कशन में स्पीकिंग आएगी, रोल प्लेज हैं उनमें आपका स्पीकिंग वहां पर रहेगा। लास्ट का ऑप्शन हमें काटना पड़ेगा, किस तरीके से वो मैच करता हूं, मेमोराइजिंग इंग्लिश वर्ड्स विदाउट यूजिंग देम इन कॉन्वर्सेशन। आप क्या करते हैं, अंग्रेजी के जो शब्द होते हैं उन्हें रट्टा मारते हैं, जबकि उन्हें कॉन्वर्सेशन या बातचीत में आप काम में नहीं लेते हैं। तो जब आप बोलेंगे नहीं तो स्पीकिंग आपका सुधरेगा कैसे। स्पोकन LSRW में बेटा किससे जुड़ा हुआ है, एस से जुड़ा हुआ है, और ऐसे सेंस के अंदर आप लेना चाहें तो वहां वाले मैनर के अंदर आपका पार्टिसिपेशन आना चाहिए, और पार्टिसिपेशन किसके बेस पर जाना चाहिए बताओ, आपका डिबेटिंग अप्रोच के बेस पर जाना चाहिए। अगले सवाल पे आ जाएं। A teacher introduces English words, एक अध्यापक है, अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं उनका क्या करता, वहां पर इंट्रोडक्शन देता है, उनका परिचय करवाता। मैं फिर बोल रहा हूं आपका कि एक अध्यापक के द्वारा अंग्रेजी भाषा की शब्दावली है उसका बच्चे से परिचय करवाया जाता है, यूजिंग रियल लाइफ सिचुएशंस, जिसे अपन क्या कह सकते हैं बेटा, आपका लाइफ लाइक सिचुएशंस ऐसा भी कहा जा सकता है। यथार्थ के जीवन की जो स्थितियां होती हैं उनके साथ में जोड़ा जाता है, बजाय डायरेक्ट ट्रांसलेशन के, प्रत्यक्ष अनुवाद के बजाय फ्रॉम द मदर टंग जो मातृभाषा से किया जाता है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ, यह एक उदाहरण है। तो अपन देखते हैं यहां पर गौर करना, डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, ट्रांसलेशन होता ही नहीं बेटा, आपका अनुवाद होता ही नहीं है आपका वहां पर किसी रूप में, वास्तविक जो रियल लाइफ लाइक सिचुएशन नहीं है, इंग्लिश टू इंग्लिश, सेकेंड लैंग्वेज टू सेकेंड लैंग्वेज, टारगेट लैंग्वेज टू टारगेट लैंग्वेज रखा जाता है। साइलेंट वे मेथड, जहां पर आपका कम्युनिकेशन के लिए कोई खास जगह वहां देखने को नहीं मिलती है, जैसा कि ये बता रहा है कि बच्चा वहां पर चीजों को प्रॉपर वे में यूज करेगा तो अपने तक सीमित रख लेगा, उसका एक बेनिफिशियरी जो नेचर है वो वहां पर नहीं आएगा। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है, उसमें क्या होता है, आपका डायरेक्ट ट्रांसलेशन है वो किया जाता है, लेकिन रियल लाइफ सिचुएशन नहीं होती है। यहां पर जो नेटिव लैंग्वेज से नेटिव लैंग्वेज में, या फिर ये कहूं जरूरत पड़ने पर अकॉर्डिंग टू नीड, आवश्यकता अनुसार अगर आपको ट्रांसलेशन करना पड़े, स्थिति के समायोजन में रहते हुए आगे बढ़ना पड़े, वो सेंस बेटा किसका है, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग का रहेगा। अगले पे आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स, निम्नांकित में से कौन सा ऐसा पहलू है जो क्या है आपका क्रूशल है। क्रूशल का मतलब आपका क्रिटिकल है, आपका वहां पर नाजुक अंदाज आपको वहां पर देखने को मिलता है, जो आपके लिए टर्निंग पॉइंट बन सकता है, निर्णायक मोड़ वहां बन सकता है, जो बच्चों में इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग का मतलब आपका बढ़ाता है, किसको बढ़ाता बताओ, आपका मोटिवेशन, अभिप्रेरणा को बढ़ाता है, किसमें, टू लर्न इंग्लिश, अंग्रेजी को सीखने में। ठीक है, अंग्रेजी को सीखने में आपकी अभिप्रेरणा किसी बच्चे में आपकी वृद्धि करवानी है तो उसका टर्निंग पॉइंट क्या हो सकता है, उसका की पॉइंट क्या हो सकता है, उसका की फैक्टर अपने को देखने को वहां पर क्या मिल सकता है। मतलब बच्चे को आप क्या करेंगे वहां पर, तो गौर करो, जब बच्चा है उसमें मोटिवेशन देना, तो मोटिवेशन का मतलब बच्चे को क्या मिलना चाहिए, री इन्फोर्समेंट मिलना चाहिए। री इन्फोर्समेंट का मतलब क्या, आपका पुनर्बलन होना चाहिए। अब पुनर्बलन आपका बेटा वहां पॉजिटिव हो सकता है, सकारात्मक पुनर्बलन हो सकता है जहां पर कोई इनाम वगैरह आप दे सकते हो, यहां पर आपका नेगेटिव हो सकता है, हल्की फुल्की डांट फटकार है उससे भी करवाया जा सकता है। तो इसके आधार पर बच्चे में आप क्या कर सकते हैं, इंटरेस्ट बढ़ा सकते हैं, उसका मोटिवेशनल लेवल है उसको आगे इंक्रीज कर सकते हैं। तो चेक करिएगा जरा, यहां पर पहला जो अपने पास में ऑप्शन आ रहा है कौन सा, वहां देखना कि प्रोवाइडिंग रिवार्ड्स, बच्चे को हम क्या करें, इनाम दें, पुरस्कार दें, उसका हौसला अफजाई करें, आप उसे शाबाशी दें, आपका रिकॉग्निशन, उसकी क्लासरूम में अलग से एक पहचान बनाएं, बाकी बच्चों के रूप में उसके लिए वहां पर प्रशंसा के शब्द कहें, तारीफों के पुल बांधे जा सकते हैं। ये उसे मोटिवेट करने का एक क्रूशियल नेचर कहा जा सकता है। अगली बात, वहां मोटिवेशन कहां नहीं होगा, जब आप वोकेबलरी या शब्द भंडार की बात करते हैं, उन्हें रट्टा मरवाते हैं ना बच्चों को, और दबाव के साथ कि तुम्हें मीनिंग याद करके आने पड़ेंगे। कई बार देखा होगा सर या मैडम होते हैं, स्टिक ले लेते हैं, डंडा ले लेते हैं, और क्या कहते हैं आपका, तू इतने मीनिंग याद करके क्यों नहीं लाया, ठीक है, तेरे को कल कहे थे ना ये याद करने पड़ेंगे। तो ये फोर्स है बच्चे पर, किस लिए, वोकैबुलरी को मेमोराइज करने के लिए, एंड दैट इज नॉट दैट, ये वहां होना नहीं चाहिए। यूजिंग ओनली
ट्रेडिशनल ग्रामर बेस्ड टीचिंग मेथड्स, जो शिक्षण पद्धतियां हैं, शिक्षण विधियां हैं जो कि व्याकरण आधारित होती हैं, उनमें परंपरागत आधार पर आप इन चीजों को अप्लाई करें। गलत बात, परंपरागत आधार पर करेंगे तो बच्चे में ये चीजें इंक्रीज नहीं बल्कि क्या हो जाएंगी, डिक्रीज हो जाएंगी, बढ़ेंगी नहीं बेटा बल्कि आपकी घट जाएंगी। फिर यहां पर लिमिटिंग द यूज ऑफ इंग्लिश इन द क्लासरूम, कक्षा कक्ष में अंग्रेजी का जो यूज है उसे आप लिमिट कर देते हैं, कम कर देते हैं, तो यह भी आपकी सरासर क्या है, ना इंसाफी है, बच्चे के साथ में नाजायजी है, बच्चे के साथ में वहां पर दिक्कतों का सामना करने वाली बात आ जाती है। तो बच्चे का, स्टूडेंट का जो मोटिवेशन है वो आपको बढ़ाना होता है, तो बच्चे को आप वहां पर सीधा सीधा रिकॉग्निशन दीजिए, उसकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, उसको बच्चों के सामने वहां पर लाइएगा और बच्चों के सामने उसकी इज्जत बढ़ाइएगा, साथ में बच्चे को रिवार्ड्स भी दिए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, हाउ कैन ए मल्टीलिंगुअल क्लासरूम अफेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग? जो आपका बहुभाषाई कक्षा कक्ष है वो अंग्रेजी भाषा के अधिगम है, उसको कैसे प्रभावित कर सकता है? मैं फिर से बोल देता हूं, आपका वहां पर जो आपका बहुभाषाई कक्षा कक्ष है, जहां पर आपके पास में क्लासरूम में 3 या 3 से ज्यादा भाषाओं के विद्यार्थी बैठे हैं, वो इंग्लिश लैंग्वेज की लर्निंग है, अंग्रेजी भाषा का जो अधिगम है उसको किस प्रकार से प्रभावित करता है, उस पर इंपैक्ट किस आधार पर डालता है, वो चेक करना चाह रहा। यहां पर सबसे पहली चीज, इट क्रिएट्स कंफ्यूजन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल लैंग्वेजेस। जब आपके पास 3 या 3 से ज्यादा भाषाएं विद्यमान होती हैं, उनकी उपस्थिति में आप क्या करते हैं, भ्रम की स्थिति है उसका निर्माण करने का काम करते हैं? नहीं, ठीक है। ये तो नहीं है कि 3 से ज्यादा भाषाएं बोलने वाले बच्चे हैं तो जब तक इंटरेक्शन नहीं हुआ है तब तक वो कंफ्यूजन कहां क्रिएट हुआ, उनका मीडियम आपस में समझ में नहीं आया ना, उनके विचार क्या नहीं हुए बेटा, आपका एक्सचेंज नहीं हुए हैं। इट प्रोवाइड्स स्टूडेंट्स विथ डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, इसमें जो विद्यार्थी हैं वो अलग अलग जो परिप्रेक्ष्य हैं उनको लेकर आते हैं, कहां पर आपका ऑन लैंग्वेज लर्निंग, जहां किसकी बात करूंगा मैं, भाषा के अधिगम की बात वहां पर करूंगा। तो केवल यहां पर अगला क्या कहना चाह रहा है कि भाषा के अधिगम है उसके आधार पर अलग अलग जो आपके परिप्रेक्ष्य हैं उन पर बच्चे हैं उनको मौका दिया जाता है। बिल्कुल, अगर आप बच्चों को अलग अलग परिदृश्य पे मौका देंगे, अलग अलग भाषाएं वो काम में लेंगे, तो कहीं ना कहीं आपका दूसरा बच्चा जो उस भाषा को नहीं जानता है, उस भाषा को वहां पर नहीं समझता है, तो वहां मौका तो एक को मिला, उसको तो फायदा हुआ, लेकिन बाकी बच्चों को जिनको वो भाषा नहीं आ रही है उनके लिए वो आपका दुविधा का कारण वहां पर बन जाता। तो ये क्या है आपका वहां पर एक अफेक्टिव नेचर है। मैं फिर बोल रहा हूं, मल्टीलिंगुअल क्लासरूम मतलब 3 या 3 से ज्यादा भाषाएं जहां पर प्रयुक्त होती हैं, वो इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग को किस प्रकार से अफेक्ट करता है। तो इस चीज को चेक करना, यहां पर अपने पास में अलग अलग जो परिप्रेक्ष्य आते हैं, किसमें आपका लैंग्वेज लर्निंग में, उन चीजों को इनके साथ में जोड़ा जा सकता है, उन चीजों को इनके साथ में रखा जा सकता है। इट मेक्स इंग्लिश द ओनली लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन, यह कम्युनिकेशन या संप्रेषण के मामले में केवल और केवल अंग्रेजी भाषा का एकमात्र माध्यम माना जाता है। गलत बात है आपका, इसमें इंग्लिश अकेला माध्यम नहीं है। मल्टीलिंगुअल क्लास है ना, इसका मतलब माध्यम अलग हो सकता है, आपकी अलग वहां पर भाषाएं काम में ली जा सकती हैं। इट फोर्सेस, इसके दौरान दबाव डाला जाता है बच्चों पर कि अबंडन, वो त्याग दें, वो छोड़ दें, किसका यूज, मदर टंग। नहीं, गलत बात, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बच्चा जब बहुभाषाई कक्षा कक्ष में बैठा हुआ है तो जितनी भाषाएं अलग अलग सारे बच्चे जानते हैं उन सबको आजादी होती है, मौका पड़ने पर, अवसर आने पर अपनी भाषा का इस्तेमाल किया जा सकता है, उन्हें त्यागने के लिए कतई नहीं कहा जाएगा। आज की क्लास का थोड़ा सा लेंदी हुई है, इसमें लास्ट का सवाल देखिएगा, व्हाट इज द प्राइमरी रीजन, प्राथमिक कारण क्या है, वाई सम स्टूडेंट्स फेल, कि कुछ बच्चे जो असफल होते हैं, टू डेवलप फ्लुएंसी, धारा प्रवाहिता को विकसित करने में, इन इंग्लिश अंग्रेजी में, डिस्पाइट ईयर्स ऑफ लर्निंग, कई सालों तक अंग्रेजी है उसका वहां पर सीखने की कोशिश करते हुए। मैं दोबारा पढ़ रहा हूं, सवाल थोड़ा लेंदी है ना, तो पहले सवाल को अच्छे तरीके से समझिएगा, उसके बाद में ऑप्शन में तकलीफ आपको नहीं होगी। जो प्राथमिक कारण है क्या है, जहां पर कुछ विद्यार्थी असफल होते हैं, किस काम में असफल होते हैं, जहां पर वो फ्लुएंसी या धारा प्रवाहिता उसे विकसित नहीं कर पाते अंग्रेजी भाषा में, आंग्ल भाषा में, डिस्पाइट इसके बावजूद कई वर्षों तक वो अंग्रेजी सीख रहे होते हैं। तो यहां क्या कारण हो सकता है, सुनना, आपका किसी भाषा का एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करना,
वो आपकी फ्लुएंसी या धारा प्रवाहिता नहीं लाएगा। लोग अंग्रेजी में एमए कर लेते हैं, बीएड कर लेते हैं, एमएड कर लेते हैं, एमफिल कर लेते हैं, पीएचडी कर लेते हैं, डीलिट कर लेते हैं, नेट हो जाते हैं, नेट जीआरएफ हो जाते हैं, सेट हो जाते हैं, ठीक है। उसके बावजूद भी जब उनसे आप कम्युनिकेट करेंगे ना इंग्लिश में, वो ढंग से नहीं कर पाएंगे बेटा। इसका मतलब उन्होंने जिंदगी में उसे अमली जामा नहीं पहनाया है, उन्होंने एकेडमिक रिकॉर्ड में अपने आप को दुरुस्त कर लिया है, चीजों की कॉन्सेप्ट को समझ लिया है, स्ट्रक्चर्स को रट्टा मार लिया है। वो चीज तो उनके पास में है, जो कॉग्निटिव एस्पेक्ट है वो तो है, लेकिन जब बिहेव में बतौर पर्सनालिटी उन्हें जब बोलने की बात आती है तो उस वक्त वहां पर वो धारा प्रवाहिता के साथ में इंग्लिश को प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। ऐसी कमी कब आती है? जब बच्चों के अंदर ये कमी देखी जाती है कि उसे वो वास्तविक जीवन या यथार्थ जीवन में भाषा का अनुप्रयोग वहां पर नहीं करते हैं, ये कमी होती है। तब जाकर हमें देखने को मिलता है कि बच्चा पूर्णतया अंग्रेजी सीख कर भी ढंग से बोल नहीं पाता है। ऐसे बच्चे में लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंसी या ग्रामेटिकल जो एक्यूरेसी है नॉम चॉमस्की वाली वो आ जाती है। कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस जो कि आपका एक्यूरेसी की बात करते हैं अपन किसकी, डेल हाइम्स की, वो यहां हमें देखने को नहीं मिलती है। तो क्या बताओ आपका फ्लुएंसी है, फ्लुएंसी में जो व्याकरण का ज्ञान है कमजोर होता है, वो प्रभावित करता है? नहीं, इसके बगैर भी फ्लुएंसी लाई जा सकती है। अंग्रेजी जो पाठ्य पुस्तकें होती हैं उनमें हद से ज्यादा निर्भरता, ठीक है, इसका फ्लुएंसी से कोई रिलेशन दूर दूर तक ही नहीं है आपका। लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज, ऐसे देश जहां पर अंग्रेजी भाषा बोली जाती है वहां पर बच्चों के समझने का जो पहलू है वो काफी सीमित होता है, जो सांस्कृतिक पहलुओं से जोड़ा जाता है। तो यहां जो बच्चा आपका काफी सालों तक अंग्रेजी सीख चुका है तो वो तो वैसे ही नेटिव जो लर्नर्स होते हैं उनके साथ में आपका जुड़ता चला जाता है, तो यहां उसका सेंस ही नहीं बचा आपका। अगले ने कहा ना कि इसका प्राथमिक कारण क्या, जहां पर बच्चा है अपनी फ्लुएंसी को विकसित नहीं कर पाता है, तो बेटा प्राथमिक कारण इसका यह होता है कि बच्चा उसे अपने आम जीवन में उतारता नहीं है, अपने डेली रूटीन लाइफ के अंदर वो सेंटेंसेस काम में लेता नहीं है। और अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उसकी समस्याएं डेफिनेटली बढ़नी है, कम वहां पर होनी नहीं है। ये रहे आज के 10 सवाल। यहां पर थोड़ा सा मेरा गला भारी रहा है, आपका हल्का सा थ्रोटल इन्फेक्शन हो ही जाता है, तो थोड़ा सा प्रेशर लगा के मुझे बोलना पड़ा, लेकिन उम्मीद करता हूं कि बेहतर तरीके से सारी चीजें आपको समझ में आई हैं। मैंने ज्यादा मोनोटोनस बनाने की कोशिश इसे नहीं की है, टाइम कंज्यूम आपका ज्यादा वहां पर नहीं किया है। तो ये जो अपनी सीरीज चल रही है उसके अकॉर्डिंग वहां पर गौर करो, इसमें डिफिकल्टीज ऑफ लर्निंग इंग्लिश या डिफिकल्टीज इन लर्निंग इंग्लिश है, इसके तहत मैंने आपके 2 पार्ट कंप्लीट करवाए हैं। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में नए सवालों के साथ में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। सभी को मेरी तरफ से नमस्कार दोस्तों।